नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, जब कभी भी आपके ऊपर दहेज का मुकदमा लगता है तो उसमें जो पत्नी है वो उस मुकदमे में जब एफआईआर लिखवाती है तो उसमें वो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि उसने 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख दहेज दिया है। मतलब इस बात को स्वीकार कर रही है। ठीक है। और हम कई लोग सोचते हैं कि इसने दहेज दिया है तो इस पर भी दहेज का मुकदमा, काउंटर केस हमें करना चाहिए, दहेज देने का मुकदमा। तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि हमें ये करना चाहिए। मगर इसमें एक चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो चीज़ ये कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में लिखा हुआ है कि जो लड़की है उसको दहेज देने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, ये उसमें मेंशन है। ठीक। तो सवाल है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें ऐसा है कि लड़की को छोड़कर उसके माता पिता वगैरह को आपको आरोपी बनाना चाहिए, क्योंकि लड़की ने एक्सेप्ट तो कर लिया है कि हमने दहेज दिया है। तो लड़की को छोड़कर उसके माता पिता और जो भी है भाई बहन, उनको आपको आरोपी बनाना चाहिए। एक्चुअली सोशल मीडिया में कई वीडियो ऐसे हैं कि कुछ लोग वो वीडियो हमें उठा के भेज देते हैं। तो उसमें ये दिखाया गया है कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें बताया गया है कि लड़की पर दहेज देने का आरोप लगा दो और उस पर एफआईआर करवा दो, लड़की को 5 साल की जेल हो जाएगी। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है, उसमें लड़की का बचाव किया गया है। क्या है कि हमारे सारे जो कानून बने हुए हैं ना, वो इसी मंशा के साथ बने हुए हैं कि पुरुष ही अपराधी होता है और महिला बेचारी होती है। अगर आप घरेलू हिंसा अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि घरेलू हिंसा का आरोप अगर किसी महिला पे होगा तो उस महिला को घर से बाहर नहीं किया जाएगा, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। उसी तरीके से दहेज प्रतिषेध अधिनियम में लिखा हुआ है कि दहेज देने के लिए लड़की को आरोपी नहीं बनाया जाएगा, उसको इसकी सज़ा नहीं मिलेगी। ये बात उसमें मेंशन है। तो इसका उपाय ये है कि चलो लड़की तो छोड़ो, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई वगैरह जिन्होंने शादी करवाई, उनको आप दहेज देने का आरोपी बना सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी। तो जो कई वीडियो सोशल मीडिया में भरे हुए हैं जिसमें कहा गया है कि लड़की को भी सज़ा हो जाती है दहेज देने के लिए, ये झूठ है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे भ्रामक वीडियो से बचें। दूसरी बात ये कि मैं 498 का जो आप पे दर्ज होता है इसका प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। कई लोगों ने कहा कि सर इस पर वीडियो बनाइए, हालांकि जितने भी क्रिमिनल केसेस है सबका एक ही प्रोसीजर होता है। ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले 498 में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जो है आपको धारा 41A का नोटिस जारी करती है। आप वहां पर जाके फॉर्मेलिटी पूरी करके आते हैं, पुलिस आपको थाने से जमानत दे देती है। उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद आप कोर्ट से बेल ले लेते हैं। उसके बाद जो है केस शुरू होता है। केस शुरू होने में सबसे पहले जो है चार्ज फ्रेम होते हैं। चार्ज फ्रेमिंग का मतलब आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता। चार्ज का मतलब होता है आरोप तय होना, आपके ऊपर आरोप लगाना कोर्ट के माध्यम से, इसको चार्ज फ्रेमिंग कहते हैं। ठीक है। और कोर्ट जो है चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया शुरू कर देती है। और चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद ये जो फॉर्मेलिटी रहती है कि उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपकी ये जो चालान है, चार्जशीट है और जो एफआईआर है, इसका अवलोकन करने के बाद अदालत ने ये पाया है कि आपके ऊपर ये आरोप तय हो रहे हैं, क्या आपको आरोप स्वीकार हैं। तो वही हर कोई यही लिखता है कि मुझे आरोप स्वीकार नहीं है, मैं ट्रायल चाहता हूँ। यहाँ तक की प्रोसेस पूरे इंडिया में एक फॉर्मेलिटी बेस पर होती है और ये बहुत ही दुख की बात है। ठीक है। आपके ऊपर जब भी एफआईआर होती है, अगर पुलिस ईमानदारी से जांच करे तो पुलिस पाएगी कि एफआईआर फर्जी है और पुलिस कोर्ट को बता सकती है कि हमने जांच करी, हमने पाया कि फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मगर पुलिस कभी भी इन मामलों में जांच नहीं करती है। एक सड़ी हुई एफआईआर पुलिस लिख के उसकी एक सड़ी हुई चार्जशीट बना के कोर्ट में सबमिट कर देती है। अब आप जाओ, लड़ो मरो, कोर्ट में जो करना है करो, पुलिस का रोल खत्म। अब आप जो हैं कोर्ट चले जाते हैं, वहाँ चार्जशीट जब फ्रेम होती है तो जज साहब जो हैं उनमें इतना दिमाग नहीं होता कि एक बार जो है एफआईआर का एनालिसिस कर लूँ, क्या पता ये फर्जी एफआईआर हो। एफआईआर पढ़ते समझ में आ जाता है कि फर्जी एफआईआर है। ठीक है। और उस एफआईआर और उस चार्जशीट में ऐसा कोई एविडेंस नहीं होता है जिससे कि साबित हो सके कि व्यक्ति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था और दहेज मांगता था। ठीक है। तो मैंने कहा ना, जज साहब सरकारी मुलाजिम है, वो भी कुछ नहीं करते, वो फॉर्मेलिटी को निभाते हैं और चार्जशीट जो है चार्ज जो है वो फ्रेम कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है मामला चला जाता है बयान पर। ठीक है। साक्ष्य पर, एविडेंस पर।
तो सबसे पहले लड़की के बयान होते हैं, ठीक, और उसके बाद लड़की और उसके रिश्तेदारों के बयान होते हैं, ठीक है। ये जो मैं क्रिमिनल ये 498 की प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्रिमिनल केस की प्रोसेस है, ठीक है। ये सारे क्रिमिनल केस की प्रोसेस है, यहाँ तक कि ये सिविल केस का प्रोसेस भी यही है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर हम कहते हैं चार्ज फ्रेम होना, सिविल में हम कहते हैं इश्यूज फ्रेम होना, ठीक है। वहाँ पर इश्यूज फ्रेम होते हैं क्योंकि सिविल मामला है, यहाँ पर चार्ज फ्रेम होते हैं, आरोप तय होते हैं क्योंकि क्रिमिनल मैटर है। बाकी सबका प्रोसीजर सेम है, ठीक है। इसके बाद बयान होते हैं लड़की के बयान सरकारी वकील करवाता है, जो लड़की का वकील होता है, एडीपीओ कहते हैं उसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक। और लड़की के माँ बाप के बयान भी होते हैं। बयान के समय एक चीज़ ध्यान रखें, बयान के पहले एक एप्लीकेशन दे दें कि श्रीमान ये जितने भी लोग हैं ये एक ही परिवार के हैं, लड़की वाले, और ये आपस में मिले हुए हैं, योजनाबद्ध तरीके से मुझे फंसाया गया है, इसलिए मेरा निवेदन है सभी के बयान एक ही दिन करवाए जाएं, अलग अलग दिन नहीं। एक हमने इसके बारे में पहले ही बताया है, इसका प्रावधान दे के रखा है कानून में, ठीक है, कि सभी के जो बयान हैं वो एक ही दिन में करवाए जाएं, क्योंकि आपस में मिले हैं। अगर आज एक का बयान हो गया और अगली तारीख पर दूसरे का होगा, तब तक तो दूसरा जो है पहले से सब कुछ पूछ लेगा कि तुमने क्या क्या बोला है, वैसी की वैसी बात वो बोल देगा। बेहतर हो सभी के बयान जो हैं एक साथ एक ही दिन में करवाए जाएं, ताकि निष्पक्ष न्याय हो सके। इसके लिए आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। कोर्ट में कोई भी बात मुंह से बोलकर कभी नहीं करना, कुछ भी आप करना चाहते हैं उसको लिखित तौर पर जज को आपको देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखें। तो बयान के पहले आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और जज साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सभी के बयान एक ही दिन में हो। अब बयान के बाद नियम ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जिस दिन बयान होंगे उसी दिन क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा निर्देश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ये बात कही है और कई बार कही है। तो जब कभी भी बयान होते हैं तो आपका वकील जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। आपका वकील क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बयान हो गए हैं और वकील साहब तैयार नहीं हैं, ठीक है। ये आपके वकील की जिम्मेदारी है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए रेडी रहे। तो इसके बाद बयान हो जाते हैं। बयान होने के बाद जो है जो केस है वो चला जाता है डिफेंडेंट की साइड, ठीक है। और उसमें डिफेंडेंट अगर चाहे तो अपने एविडेंस दे सकता है। हालांकि डिफेंडेंट जो है यानी जो आरोपी है, आरोपी कह सकते हैं, बचाव पक्ष कह सकते हैं, या पति का जो फैमिली है, ये लोग जो भी एविडेंस देते हैं वो क्रॉस के समय ही सारे जो है उनका वकील अगर समझदार है तो उसी में लेके आ जाता है, ठीक। इसके बाद मुलजिम बयान में केस आगे बढ़ जाता है। मुलजिम बयान का मतलब ये होता है, आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि जज पूछता है आरोपी से कि क्या तुम्हें तुम्हारे गुनाह कबूल हैं, तो आरोपी कहता है कि मुझे कबूल नहीं है, ठीक है। तो फिल्मों में तो थोड़ा फॉर्मेलिटी बेस पर दिखाया जाता है। रियल में क्या होता है कि पूरा केस इतना चल चुका होता है, जितना मैंने बताया कि बयान हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह हो गया, उसके बाद जज जो है एक पूरी लिस्ट तैयार करता है। उस लिस्ट में जज कई क्वेश्चन लिखता है, उन क्वेश्चन का संबंध आरोपी पक्ष से होता है, ठीक है। जो जज होता है वो कई क्वेश्चन लिखता है। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन जज ये लिखता है कि आपकी पत्नी का कहना है कि उसने इतने लाख दहेज दिए थे, क्या ये सही है, और नीचे उत्तर लिखा रहता है। तो उत्तर मतलब उत्तर के सामने आरोपी को उत्तर लिखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और आरोपी उन क्वेश्चनों को पढ़कर अपनी बुद्धि विवेक के हिसाब से उत्तर लिखता है। जनरली तो ये सारे उत्तर उसका वकील ही लिखता है, ठीक है, क्योंकि आरोपी को इतना समझ में कहाँ आता है। तो फॉर्मेलिटी बेस पर सारे उत्तर जो है वो एडवोकेट ही लिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें जज पूछता है आपसे कई चीज़ें कि पत्नी ने ऐसे आरोप लगाए, उस पर आपका क्या कहना है, क्या पत्नी ने इतना दहेज दिया था, क्या आप पत्नी के साथ मारपीट करते थे, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, इस तरह की बातें उसमें आती हैं। और ये होने के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है, यानी अंतिम बहस। दोनों पक्ष के वकील अपनी अपनी बहस करते हैं और बहस के बाद
फैसला हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है 498A का। इस पूरी प्रोसेस के दौरान आप अपनी तरफ से कई एफर्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाना, कि अगर एफआईआर में आपके अलावा कई और लोगों के नाम है तो उनको डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा के केस से बाहर करना। ठीक है, अगर आप हर तारीख में कोर्ट नहीं जाना चाहते तो सेक्शन 205 की एप्लीकेशन लगा के परमानेंट एग्जेम्पशन ले लेना। ठीक है, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो एविडेंस के तौर पर है जिससे कुछ आपकी बेगुनाही साबित हो सकती है, तो उस चीज़ को कोर्ट के माध्यम से बुलवाना। इस तरीके से समय समय पर कई एप्लीकेशन दोनों पक्ष के वकील लगाते हैं। जनरली जो आरोपी पक्ष होता है वो ज़्यादा एप्लीकेशन लगाता है ना। उसके अलावा पत्नी जो है उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि आपकी बेगुनाही साबित होती है, या जिससे ये साबित होता है कि आपने कभी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, तो ऐसी चीज़ों को भी कोर्ट के माध्यम से आप बुलवाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहता है उसके बयान भी होते हैं। अगर कहीं कोई मारपीट हुई है, उसका कोई मेडिकल हुआ है, तो मेडिकल करने वाले डॉक्टर के बयान भी होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके 498A वगैरह हो गए और जितने भी क्रिमिनल केस हो गए उनका ट्रायल चलता है। मेरे ख्याल से हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।